फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्चर ऑफ अपर लिम्ब जो है एंड किया था। आज से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 यानी फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब स्टार्ट करना है। फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब हम कंपैरेटिवली पिछले चैप्टर से तेज़ी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसका मैं आपको मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या है, फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब के अंदर किसको डिस्कस करना है? बोन हमारी कौन सी होगी? फीमर हमारी बोन होगी, और उसका कौन सा पार्ट होगा? प्रॉक्सिमल पार्ट होगा। जब भी हम लोगों ने प्रॉक्सिमल फीमर को मैनेज करना होता है तो हम लोग दो तरह से देखते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ पर किस टाइप का हुआ है। इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर हुआ है या एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर हुआ है। इंट्रा कैप्सूलर और एक्स्ट्रा कैप्सूलर में क्या डिफरेंस होता है, ये इन्होंने आपको एक डायग्राम दी हुई है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर की। जो हमारे पास पार्ट, अब ये हमारे पास जो हेड ऑफ फीमर है ये किसके अंदर आर्टिकुलेट कर रहा होता है? ये एसिटेबुलम के अंदर आर्टिकुलेट कर रहा होता है। तो एसिटेबुलम से लेके जो नेक ऑफ फीमर है यहाँ तक क्या होता है, हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है। अगर जॉइंट कैप्सूल के अंदर यानी इस रीजन के अंदर आपको फ्रैक्चर हो तो वो कहलाएगा इंट्रा कैप्सूलर। और जो हमारे पास ट्रोकेंटर्स हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, अगर इस रीजन में हो या इससे बाहर हो, सब ट्रोकेंटेरिक रीजन के अंदर हो, यानी नीचे ट्रोकेंटर से नीचे अगर हमारे पास फ्रैक्चर हो तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा कैप्सूलर। होप आपको ये इसका डिफरेंस जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो है हम लोगों ने ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। इसकी एनाटमी हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस करनी है। ये हमारे पास हेड है फीमर का, ये फोविया है जहाँ से लिगामेंटम टीरिस का लिगामेंट और आर्टरी जो है वो हमारे पास सप्लाई हो रही होती है। फिर ये नेक ऑफ फीमर है हमारे पास सिंपली, और ये जो सर्कल के अंदर जा रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है रखती है चीज़। ये क्या है, हमारे पास आर्टरीज़ हैं। एक हमारे पास है मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरी है लेटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसके बाद ये आपने दो आर्टरीज़ लाजमी याद रखनी है जो ब्लड सप्लाई होती है जब भी फ्रैक्चर होता है फीमर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हमारे पास हिप बोन का फ्रैक्चर होता है ख़ास तौर पे। तो ये दो आपने जो है आर्टरीज़ याद रखनी है ख़ास तौर पे। ये जो यहाँ पे मेडिकल लिखा हुआ है लेकिन ये मीडियल है, मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद हमारे पास कौन सा रीजन है? ये ग्रेटर ट्रोकेंटर का रीजन है, ये लेसर ट्रोकेंटर का रीजन है, और इसी लेसर ट्रोकेंटर के नीचे ट्रोकेंटेरिक रीजन आता है। और ये हमारे पास क्या है? इंट्रामेडुलरी चैनल या इंट्रामेडुलरी कैविटी। This classification is important as if you look at the anatomy of proximal femur, which is shown in the above figure, the blood supply of the proximal femur is from 3 arteries. कौन सी 3 arteries से हमारे पास proximal femur को सप्लाई मिल रही होती है? वही वाली जो मैंने आपको बताया है, लेटरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और दूसरी हमारे पास होती है लिगामेंटम टीरिस। उसके बाद है दस इफ़ द इंट्रा कैप्सूलर। अब इन्होंने आर्टरीज़ को क्यों डिस्कस किया है? पीछे तो हम लोगों ने किसी आर्टरी को डिस्कस नहीं किया फ्रैक्चर को डिस्कस करते हुए। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर होगा तो उससे क्या होता है? इरिवर्सिबल या इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ द फेमरल हेड को, whereas this is less likely in the case of the extra capsular। एक्स्ट्रा कैप्सूलर होगा तो इसमें चांसेस कम हो गए कि डैमेज हो। अब डैमेज क्या होता है कि अगर हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर हुआ है तो हमारे पास ये जो फेमरल हेड होता है इसकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, और जहाँ पे नेक्रोसिस हो जाए आपको पता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। This damage of blood supply to the head of the femur can lead to avascular necrosis of the femoral head। ये लास्ट लाइन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर होगा, ये आपने याद रखना है, जब इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर होगा मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के डैमेज होने से हमारे पास इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है ब्लड सप्लाई को, और क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है फेमरल हेड की। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि इसमें कॉजेज़ क्या होती हैं फ्रैक्चर की। पहले आपने ओल्ड में डिस्कस कर देनी है, फिर यंग में कर देनी है। ओल्ड में क्यों हो जाता है? हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस रीज़न होती है, और यंग के अंदर बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है। और किसके रिजल्ट में होता है? हाई एनर्जी ट्रॉमा, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर आपके पास आ गया तब जाके यंग के अंदर होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पेन होती है, बहुत ही बुरी पेन होती है इसकी। इट इज़ ऑल्सो कॉमन साइट ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू मेटास्टैटिक बोन लीजन। और जब भी आपको कोई कैंसरस प्रॉब्लम हो, बॉडी के अंदर कैंसरस डिजीज़ है वो चल रही हो, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी ज़्यादातर इसी रीजन के अंदर होते हैं।
अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। पेन होती है, पेन जो होती है बहुत ही वर्स्ट पेन होती है, टेंडरनेस होती है। एंड इफ द फ्रैक्चर इज डिस्प्लेस द लिम्ब इज विल बी एक्सटर्नली रोटेटेड एंड शॉर्टन। जो लिम्ब होगी वो आपकी एक्सटर्नली रोटेटेड यानी बाहर की तरफ घूमी हुई होगी और शॉर्टन, थोड़ी शॉर्टन हो जाएगी, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर होता है तो थोड़ी सी टांग ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग इसकी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले ट्रैक्शन देते हैं। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर को डिस्कस करना है, जो कि अनडिस्प्लेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक दरार आई हुई है। ये मैं जल्दी आपको इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, जो इसका पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको डिटेल के अंदर अपने नोट से पढ़ाऊंगी। तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या है, यानी सिर्फ और सिर्फ दरार आई हुई है। इंट्रा कैप्सूलर आर ट्रीटेड बाय इंटरनल फिक्सेशन विद डायनेमिक हिप स्क्रूज। अब ये हमारे पास एक समझ ले एडवांस टेक्निक होती है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा कट यानी ओपन रिडक्शन नहीं हो रही होती। थाइस के जो है वो हमारे पास साइड से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिल मशीन की मदद से ये डायनामिक हिप स्क्रूज जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ये इसकी डायनामिक नेचर की वजह से इम्प्लांट जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जब दो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको जोड़ के रखता है। तो बस आपने ये याद रखना है कि डायनामिक हिप स्क्रूज हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा। फिर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर इन एल्डरली। अब हमारे पास एक डिस्प्लेस हो चुका है, यानी हड्डी जो है वो टूटी तो है लेकिन टूट के हिल भी चुकी है। तो एल्डरली में क्या करेंगे, जो बूढ़े लोग होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट होंगे, उनके अंदर क्या करेंगे, हम ज़ाहिर है रिप्लेसमेंट कर देंगे फेमरल हेड की। किससे रिप्लेसमेंट करेंगे, आर्टिफिशियल हेड यानी हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। ये वाला हेड पूरा रिमूव करके नया प्रोस्थेटिक हेड हम इम्प्लांट कर देंगे। उसके बाद है इन द यंग पेशेंट। जो यंग पेशेंट होते हैं, अर्जेंट रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन बाय यूजिंग डायनामिक हिप स्क्रूज कैन रिड्यूस द चांस ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस। और जब यंग के अंदर हमारे पास डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा, यूज़ तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, डायनामिक हिप स्क्रूज करेंगे, लेकिन अर्जेंटली हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे ताकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड ना हो सके। फिर अब हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर आते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरह के फ्रैक्चर आप पढ़ेंगे। एक होता है इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, इनके दरमियान के अंदर फ्रैक्चर आएगा तो इंटर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होगा। और दूसरा होता है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, जो हमारे पास ये दो ट्रोकेंटर्स हैं, इसके अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर होगा तो वो सब ट्रोकेंटेरिक होगा। देयर इज़ नो चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जाहिर है यहाँ पे हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर है तो कोई चांस नहीं होगा कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो। सो ऑल केसेस रिक्वायर्ड सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द फ्रैक्चर बाय यूजिंग स्लाइडिंग हिप स्क्रूज एंड प्लेट। अब स्लाइडिंग हिप स्क्रूज एंड प्लेट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं कि एक हम लोगों ने इसको फ्रैक्चर वाली साइड के ऊपर जो है वो डायनामिक स्क्रू लगा दिया है, फिर प्लेट की इंसर्शन करके जो हमारे पास नीचे वाली साइड है वहाँ से भी हम लोगों ने इसको फिक्सेट कर दिया। होप आपको इस पिक्चर से अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर हमारे पास आ जाता है सब ट्रोकेंटेरिक रीजन इज डिफाइंड एज एरिया बिटवीन द लेसर ट्रोकेंटर एंड अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू इट। यानी ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टल आप चले जाएं तो हमारे पास इस रीजन के अंदर कहीं पर ये सब ट्रोकेंटेरिक रीजन का फ्रैक्चर आ रहा होता है। दिस फ्रैक्चर इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग स्लो टू हील। अब इसकी क्या है, हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है कि यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो बहुत स्लोली हील करता है, नॉन यूनियन, जुड़ता नहीं है। शॉर्टनिंग एंड एंगुलेशन, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाती है, और एंगुलेशन यानी जो हमारी एक एंगल बन रहा होता है नॉर्मल लेग की अलाइनमेंट का, वो भी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। द फ्रैक्चर इज बेस्ट ट्रीटेड सर्जिकली बाय फिक्सेशन विद इंट्रामेडुलरी नेल और बाय स्लाइडिंग स्क्रूज एंड प्लेट्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमारे पास ये मेडुलरी कैविटी के रीजन के अंदर, यानी ये भी तो मेडुलरी कैविटी तक पहुंच गया है ना, तो जब हो तो हमारे पास जो बेस्ट चॉइस होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेलिंग, इंट्रामेडुलरी नेलिंग होती है, ठीक है ना। ये नेल हम लोग डालते हैं, प्रॉक्सिमल साइड से भी डाल सकते हैं और हम लोग डिस्टल साइड से भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऊपर से जो है वो इस तरह नेल को इंसर्ट करते हैं मेडुलरी कैविटी के अंदर, और दूसरा वो कहते हैं कि स्लाइडिंग हिप स्क्रूज भी हम लोग लगा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्चर इज़ डिलेड एंड नॉन यूनियन। बस आपने इसका ना याद रखना है कि इंट्रामेडुलरी नेलिंग, दूसरा हम लोग स्क्रूज भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि नॉन यूनियन, ये हमारे पास इसकी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। फिर आ जाता है फेमरल शाफ्ट फ्रैक्चर। जो ये वाला फ्रैक्चर है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जब भी फेमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा उसके नतीजे में 1000 से 1500 ml ब्लड लॉस हो जाएगा, और ये कब होता है, हाई एनर्जी ट्रॉमा जब भी आपके पास
इंजरी हो तब आपके पास फेमरल, ये इतनी हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंस बोन और सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो फीमर ही होती है। आप सोचें फीमर को फ्रैक्चर होने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर इन एडल्ट्स आर ट्रीटेड बाय यूजिंग इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक। अब इन्होंने सिंपली बस ये बता दिया कि फ्रैक्चर को किस तरह हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक्ड नेल लगा सकते हैं, यानी इसी तरह का हमारे पास नेल होता है। ये भी हमारे पास शैफ्ट ऑफ द फ्रैक्चर पे ही हमारे पास आया हुआ है, तो इंट्रामेडुलरी नेलिंग कर देंगे। ये सिंपल उन्होंने जनरल बात याद रखने के लिए बताई हुई है। आपने भी इसी तरह याद रखना है कि जब भी फेमरल शैफ्ट का फ्रैक्चर हो, आपने इसकी मेन ट्रीटमेंट क्या है? इंट्रामेडुलरी इंटरलॉक्ड नेल, लेकिन इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और जब हमारे पास चाइल्ड के अंदर यानी चिल्ड्रन के अंदर फेमरल शैफ्ट का फ्रैक्चर हो तो हम ट्रैक्शन देते हैं गैलोज ट्रैक्शन फॉर इन्फेंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है? बैलेंस ट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रंस। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया। दो हमारे पास फ्रैक्चर थे, इंट्रा कैप्सूलर, एक्स्ट्रा कैप्सूलर। पहले हम लोगों ने इंट्रा कैप्सूलर को डिस्कस कर लिया, फिर एक्स्ट्रा कैप्सूलर को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने शैफ्ट को डिस्कस कर लिया। तो होप आप लोग को समझ आ गई होगी। 2-3 चीज़ें इसके अंदर आपने याद रखनी है। डायनामिक हिप स्क्रूज याद रखने हैं आपने, इंट्रामेडुलरी नेलिंग वगैरह याद रखनी है, और चिल्ड्रन के अंदर गैलोज ट्रैक्शन और इन्फेंट्स के अंदर गैलोज ट्रैक्शन और चिल्ड्रन के अंदर आपने बैलेंस ट्रैक्शन याद रखनी है। तो ये इसकी बिल्कुल जर्नल सी है जो आप साइड पे पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। अब इसकी डिटेल जो है, जो पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपका बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।